दूसरे एंगल से तीसरे एंगल, वो भी किसी टाइम घड़ी। ऐसे ही होता है ये, जैसे कि अपने सोलर प्लेट हैं, ठीक है। अभी देखो हमें सर्दियों में इसका एंगल बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, गर्मियों में हम इसको ऐसे उठाएंगे सूरज की तरफ, क्योंकि सूरज है ना साउथवार्ड मूव करता है। तो इन सारी चीज़ों को विज्ञान में लेते हुए जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, वो हमारा आर्किटेक्चर पुराना होता था। आजकल तो बस मकान बनाना है, कमरे चिढ़ने चिढ़ दो इसको, वो नहीं है आर्किटेक्चर। अब पहले चीज़ देखो। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ, आज हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, पहले हम चूने का प्रयोग करते हैं। चूना अगर आप देखोगे ना, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिस रॉक में कन्वर्ट होती है। किसी भी छोटे बच्चे 10वीं वाले को पूछोगे ना, 3 तरह की रॉक होती है। इग्नियस रॉक जो कि ज्वालामुखी से फटके बनती हैं, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक जो कि स्लेट वगैरह, बत्ती, खड़ाऊ जो हम लिखते भी थे खाते भी थे बचपन में, और एक होती है अपनी मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब स्लेट भी, चूना भी उसी चीज़ का बना हुआ है और मार्बल भी उसी चीज़ का बना हुआ है। लेकिन मार्बल जब चूना धरती के गर्भ में जब चला जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मार्बल में परिवर्तित होता है। ऐसे ही कोयला जब प्रेशर और टेम्परेचर उसके ऊपर बढ़ता है ना, तो वही जो कोयला है जिसको हम जलाते हैं वो उसमें डायमंड में बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, चूना जब हम लगाते थे और जितना उसके ऊपर लोड पड़ता था भवन का, वो सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब उसकी मजबूत पकड़ होती चली जाती थी, ठीक है। आज चूने की बजाय, इसीलिए चूने के जो भवन निर्माण होता था 200, 250, 300, 500 साल तक आराम से चलता था। इसकी सेल्फ लाइफ आप देख लो, अभी वो करी क्या नाम है इसका, कंस्ट्रक्शन करी होगी, 10 साल में झड़ने लग जाए, 10 साल तो आखिरी। और जहाँ पर लूणी है ना, वहाँ पर दूसरे तीसरे साल ही सारे नए मकान बनाए का सत्यानाश हो जाता है। महाराजाओं के महल रहे, और हर चीज का, आप उधर जाओ, जयपुर में जाओ, रानियों का महल है, और राजा इनका है, क्या नाम है, मानसिंह का जो महल है, उसमें आप देखोगे ना हर चीज बड़ी वैज्ञानिक चीज तरीके से बनाई। तो पहले जो आर्किटेक्ट होते थे ना, उनके हाथ ऐसे ही नहीं कटवाए जाते थे। राजा कहता था एक बार मेरा बना दिया ना, अब तो इसको दोबारा नहीं बना सकते, कभी सुनील के यहाँ भी बना देगा। हाँ, ये अच्छी प्रथा थी पहले। जब कली करते हैं ना, तो वो क्या करती है, नए चूने को कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से चाहिए, तब वो CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो मकान आपने बना दिया, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को चूसता रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जहर, ठीक है। जहर मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे शरीर के लिए पॉइजन है, ठीक है, उसको शरीर बाहर फेंकता है, चाहे पसीने के माध्यम से, चाहे पेशाब के माध्यम से, या फिर श्वास के माध्यम से। अगर आप उसी चीज़ को अंदर लेने लग जाओगे ना, जो चीज़ आप छोड़ रहे हो, आप विदिन मतलब क्षणों में आप मरोगे। अगर आपको ये डाउट है तो आप अपना मुंह बंद करके रखो 2 मिनट 3 मिनट, आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी। क्यों निकलती हैं बाहर? क्यों निकलती हैं बाहर? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ना चाहते हो वो जा नहीं रही, और जो ऑक्सीजन, नई जो प्राणवायु जिसको कहते हैं, वो अंदर आ नहीं रही। तो ब्लॉकेज होगी। तो क्या होता है कि जब चूना आप यूज करते हो, उसको स्लेक्ड लाइम जब बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो नमी होती है, जैसे जैसे वो सूखता है ना, उसको CaCO3 बनने में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है कि आपके वो जो कमरे के अंदर जो वायु है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो उसमें क्या होता है, पहले एक प्रथा होती थी कि हर दिवाली पे है ना हम कड़ी करते थे, तो हर साल वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से आपके, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती, हम ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीते थे। आज हमारे घर इस तरह के हैं कि उसमें प्रथा तो हमने वही रख ली कि हमें हर साल या हर किसी अच्छे फेस्टिवल के ऊपर है ना दीवारों को पोतना है, लेकिन चूने की बजाय अब हम पोतने लगे केमिकल पेंट हवा को आर पार नहीं जाने देता। और क्या होता है, चूना पोरस होता है, जैसे कि मटका देखा आपने, उसमें आपको छेद दिखते नहीं है, लेकिन वो पोरस होता है, तभी तो वो वाटर वेपर जो उसमें निकलते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं, वो उड़ते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने साथ लेते हैं, इसीलिए वहाँ का पानी ठंडा रहता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो जो चूने से निर्मित जो भवन या ये अपनी जो भी इमारतें थी, वो जो हुआ करती थी, या जो अपने घर होते थे, वो सांस लेते थे, जैसे मटका सांस लेता है ना, जबकि प्लास्टिक पेंट जो मार देते हैं सांस नहीं ले पाती। उस प्रक्रिया को आपने बिल्कुल गोट दिया। इसीलिए पहले तो सीमेंट लगा करके उसको आपने सील बंद कर दिया, फिर पेंट लगा करके सील बंद कर दिया। इसीलिए सारे दिन वो गर्म होगा और वही गर्मी को मेंटेन करेगा रात को, क्योंकि वो सांस ले नहीं पा रहा। बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो चुका है, ठीक है, अंदर का एटमॉस्फेयर ठंडा होना चाहता है। अगर वो
सांस लेगा तो ठंडा हो जाए, लेकिन सांस ले नहीं पाता, वो गर्म का गर्म रह जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा एसी की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी चीज़ है। देखो आयुर्वेद, गो आधारित खेती और पुराना आर्किटेक्चर, इसको अगर आपने पुनर्जीवित कर दिया ना, ये मल्टीनेशनल जितने भी आपके हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं ना, फलाना अपोलो, फनाला फोर्टिस, और उसके सामने जो भीड़ है लंबी लंबी और बड़ी बड़ी, जो उनके भारी भरकम जो बिल है ना, ये ऑटोमेटिक इंसानों के कम होते चले जाएंगे। आर्किटेक्चर को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो पहले भवन किस तरह से उसको निर्माण किया जाता था और क्या उसमें सामग्री यूज होती थी, आज टोटल हमने उसका ऑपोजिट ले लिया। टोटल वेस्टर्न कल्चर नहीं, बात वेस्टर्न कल्चर की नहीं है। ये सीमेंट जो है ना, ये सीमेंट अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपी। कैसे थोपी? वो बोले कि चूना जो है ना, जितनी भी चूने की ये भट्टियां हैं जो चूना इनको उपलब्ध कराती है, बंद कराओ और आप हमारी सीमेंट खरीदो। जब आपके पास एक विकल्प खत्म हो जाएगा, दूसरे विकल्प के आपको जाना पड़ेगा। क्या करें, मकान तो बनाना है। तब ये सीमेंट की प्रथा चली थी। ठीक है, आज क्योंकि अंग्रेज जा चुके हैं, अगर हम चाहें तो दोबारा हम चूने प्रथा पर आ सकते हैं। चूना बड़ा अच्छा है, आगे आने वाले समय में बैल चलित घरट लगा करके दिखाएंगे आपको। चूना उसमें डाल दो, पानी डाल दो, वो घूमता रहेगा और वो बड़ा सा पत्थर उसको पीसता रहेगा। जिस टाइम वो आएगा ना मिस्त्री, आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा। आपको किसके लिए? यूज़ के लिए। ठीक है, जबकि आज हम क्या करते हैं, मिस्त्री आएगा तो फिर क्या आएगा, बेलदार आएगा। बेलदार क्या करेगा, पहले रोड़ी मिलाएगा, क्रेशर मिलाएगा, आधा दिन उसका गया, मिस्त्री का भी गया, और एक आपने लेबर की एडिशन करी। उसमें क्या होगा, इसी तरह का बनेगा बिल्कुल सेम, बस उसमें एक पत्थर घूमेगा बड़ा भारी भर का, उसमें चूना डाल दो, 5, 7, 10, 20 बार वो करेगा ना, बिल्कुल आपके मिस्त्री जैसे ही आएगा वो बिल्कुल तैयार है। उसको तसले में डालो और देते रहो। इतना शानदार एक चूने का मकान बना करके देखना, और आप ये कहोगे कि गर्मियों में क्या ठंडक है इसके अंदर। और छोड़ो, सारी विज्ञान को छोड़ो, चूने का रंग कैसा है? सफेद। सीमेंट का रंग कैसा है? काला। तो ये ऊर्जा को, ये जो सूरज की गर्मी को अवशोषित करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो ऑटोमेटिक ठंडा रहना है। और भारत देश के सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती आने वाले समय में है ना, वो एनर्जी क्राइसिस है। इतने एसी चलाने के लिए वो बिजली आएगी कहाँ से? तो इसलिए भवन निर्माण को कुछ इस तरह से करो कि उसमें एसी की जरूरत ही ना हो। और दूसरा, जो प्राकृतिक जो ठंडा होता है ना, उसमें आदमी हेल्दी रहेगा। लेकिन जो कृत्रिम जो मकान ठंडा होगा ना एसी के माध्यम से, उसमें आदमी की हेल्थ जाएगी। बिजली चाहिए, बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, कहाँ तक लाएंगे, क्या क्या लाएंगे, क्या क्या लाएंगे। तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि हर उस आदमी का जीवन सफल है जिसने प्रकृति, पर्यावरण, समाज से कम लिया है और ज्यादा दिया है। उसको किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसका जीवन सफल है, उसका जीवन सफल है। तो ये चीजें साधारण सी चीजें हैं। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के, और सिर्फ धनोपार्जन, पैसा कमाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान बनाना नहीं, जीवन का अर्थ वो नहीं है। जीवन का अर्थ है कि हम इस माँ प्रकृति को कुछ दे करके जाना सीखें, बजाय कि ले करके। और गौ उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौ मतलब गाय। आप देखना, प्रकृति पर्यावरण से जितना ये लेती है ना, कहीं ज़्यादा उसको देती है। तो आज युवाओं को आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके, कि जो भौतिक जीवन है ना, जिसके पीछे भाग रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर बन करके हम अपने जीवन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में से कोई वाराणसी में नहीं आता। वो कहते हैं कि वहाँ पर साइंस बहुत है, वहाँ पर पैसा बहुत है, लेकिन अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब जब हम अपने अंतर्मुखी होकर के अपने मन से बातें करते हैं, या फिर हम परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो अध्यात्म इस भारत भूमि की पावन धरा पर आज भी है। लेकिन जो आज युवा जो है ना, सिर्फ कल एक भाई मिले, तो MSc B.Ed और पता नहीं उन्होंने 2-3 क्वालिफिकेशन बताई। वो बोले सरकारी नौकरी दिलवा दो। तो मैंने कहा मेहनत करो, सरकारी नौकरी पालोगे? उन्होंने बोला नहीं, जुगाड़ से करवा दो। कोई अगर कहीं किसी का जुगाड़ हो, तो अगर उस जुगाड़ में मैं पकड़ा भी गया ना और 10 साल मुझे जेल भी काटने पड़ गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लेक्चरर लगवा दो। तो इस तरह की मानसिकता कि उस लेवल तक हम पतन हो चुका है कि मैं 10 साल जेल काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक सरकारी नौकरी दिला दो। तो ये कहीं ना कहीं आज हमारा युवा किस तरह से कमज़ोर हो रहा है, और उसके बचपन से उसके माइंड में एक ही चीज़ दिमाग में डाल दी जाती है, पढ़ लिख करके अगर कोई नौकरी लग गया तो तू कामयाब है, नहीं तो तू जीवन में, इस जीवन धरती पे ऐसे ही आया और ऐसे ही मर गया। तो वो जो हमें विचारधारा है ना, वो युवाओं की कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। और वो होती है शिक्षा नीति से। जो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी ना, एक समग्र विकास करती थी। शिक्षा, आप गुरुकुल में देखें, संगीत भी सिखाया जाता था, आपको
शास्त्रों का ज्ञान भी सिखाया जाता था, अस्त्र शस्त्र चलाने भी सिखाए जाते थे, आपको वैदिक ज्ञान भी दिया जाता था, आपको गाय चराने के लिए भी भेजा जाता था। वो समग्र विकास था। लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ मैं तो इनको सो कॉल्ड मल्टीनेशनल स्कूल ही कहूँगा, जो कि नाम के आगे इंटरनेशनल लगाने लग गए। फलाना गोयनका इंटरनेशनल स्कूल। अरे हमें इंटरनेशनल स्कूल्स नहीं चाहिए। हमारी इस पावन धरा पर हमारी संस्कृति जो हमें मूल रूप से सिखा पाए, बस वही विद्यालयों की ज़रूरत है। और विद्यालय का एक सबसे अच्छा जो उदाहरण मुझे देखने को मिलता है, किसी भी सरकारी स्कूल के सामने जाएं और उसके सामने पढ़ें 2 मिनट, उसमें लिखा रहता है गेट के इस तरफ, इस बाजू में, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप इस विद्यालय में आएँ, ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज की सेवा के लिए जाएं। ये मूल मंत्र हुआ करता था, ठीक है। वो छाप तो रखा है, लेकिन बच्चों को वो सिखाया नहीं जा रहा सरकारी स्कूलों में, खुद मालूम नहीं। और वो जो अपनी इंटरनेशनल स्कूल हैं उसमें तो ये सिद्धांत ही नहीं है। उसमें तो क्या है, जितना भारी भरकम फीस अगर आप भर सकते हो तो उतनी भारी भरकम पैकेज के लिए हम आपको तैयार करेंगे। उनका कंसेप्ट कुछ अलग है। तो वो कभी वहाँ से पढ़े लिखे युवाओं से मुझे कोई खास उम्मीदें हैं नहीं कि वो जा कर के कोई समाज की सेवा कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना में जब कार्यकाल रहा तो वहाँ पर पायलट्स थे, कुछ एक सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए एयरफोर्स के पायलट्स थे। तो उनकी जो मैडम थी वो पायलट के हिसाब से आई शादी होकर के। वो बच्चे को इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करती थी कि इंग्लिश में बातें करो। और बच्चों को फ़ोन करो तो वो कहते थे बच्चा उधर से फ़ोन करेगा, मे आई नो हु इज़ ऑन द अदर साइड। मतलब इतना तीसरी चौथी साल में ही बच्चा अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो वो कई बार वो पायलट्स फ्रस्ट्रेट होकर के कहते थे, बोले मैडम अजीब आ गई, बोले हम भी तो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, पायलट बन तो गए, ठीक है। तो ये बच्चे बन जाएंगे जब समय आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा अंग्रेजी उनके ऊपर थोप देना कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम एक एलीट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका औचित्य नहीं है। क्योंकि जिस धरा पर बेटे ने माँ की इज्जत नहीं की ना, उस माँ की इज्जत बाहर भी कोई नहीं करता है। आप एक सिंपल सा देखें तो जो हिंदी जो हमारी भाषा है वो माँ है, और हम उनके बेटे हैं। अगर हम बेटे ही माँ का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो बताओ हिंदी भाषा का कौन दूसरे देश में आज सम्मान करेगा। तो ये चीज़ें आज हमारे युवाओं को समझने की ज़रूरत है। और तो ये संस्कार बच्चों को बचपन से अगर उसके अंदर आप डालते हैं तो उनका समग्र विकास होगा प्रकृति पर्यावरण से। आज युवाओं को ये नहीं पता, छठी 7वीं के बच्चे को, कि ये जो अन्न आप ग्रहण कर रहे हो कौन से सीजन में उगता है। अगर आप उससे पूछ लें कि ये बाजरे की आप रोटी खा रहे हो कौन से सीजन में उगता है, इसकी तासीर क्या है, गर्म है या ठंडी, नहीं पता। वो कहे, उससे पूछो आप चने की मिस्सी रोटी खा रहे हैं, अगर आप मैदा की रोटी खा रहे हैं, मैदा किस चीज़ से बनता है, उसकी तासीर ठंडी है या गर्म, उसे नहीं पता। तो जब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि आप इस मंदिर रूपी शरीर में क्या डाल रहे हो और डालने से क्या उसका प्रभाव होगा, तो फिर उस बच्चे को कहीं ना कहीं कोई भी मिसगाइड कर देगा कि आज कोविड आ गया, आज कोरोना आ गया, फलां वैक्सीनेशन ले, फलां बोले, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। मूल रूप पर उसको जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं पता। व्यावहारिक ज्ञान का मतलब है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हमने सीख लिया, मैथ का एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। जीवन में कहाँ काम आया 90% भारत के युवाओं को नहीं पता, ठीक है, लेकिन रट रहे हैं, क्यों, सिलेबस में है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है, पुराने लोग अपनी खाट खुद बुन लेते थे, पुराने लोग इन कोल्लू के माध्यम से अपना तेल निकाल लेते थे, पुराने लोग 4 आदमियों को लग करके अपना छप्पर, अपना मकान, खुद भवन निर्माण कर लेते थे। पुराने लोग मतलब जो उनकी रोज़मर्रा की जो जीवन में आता है उनको पता होता था। जैसे कि अगर उनके पास गोधन है, किस तरह की बीमार हो गई, नाक में से अगर उसके श्लेष्मा आ रहा है या कुछ रीट टाइप आ रहा है तो सर्द गर्म में आ चुकी है, वो 2 चीज़ कूट के देते थे, वो ठीक हो जाती थी। आज कहीं ना कहीं वेटनरी के डॉक्टरों के ऊपर आज आश्रित हो जाते हैं भैया, बुखार होते ही। तो यही चीज़ें आज हमें समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इस शरीर में कचरा डालोगे उतना आपका शरीर क्षीण होता जाएगा। जितना इसको बलिष्ठ और पोषित खाने से अगर इसको आप, और खाने का भी एक नियम होता है, ये चीज़ आप वो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी एक छोटी सी संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्योदय होने से 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो जठराग्नि है वो पूरी तरह से भड़की हुई है, पूरी तरह से वो कह रही है। आप देखना 9 बजे आपके पास है ना, आपको ये कहोगे कि यार पेट में है ना भूख लग रही आती, लेकिन उस टाइम को अगर आपने टाल दिया ना, 11 बजा दिए, तो आपकी भूख आधी मर चुकी होती है। तो
तो जैसे जैसे ये सूर्य ऊपर जाएगा वैसे वैसे जठराग्नि बढ़ती है, जैसे जैसे सूर्य डूबता है वैसे वैसे जठराग्नि सो जाती है। तो रात्रि होने के बाद बहुत ज़्यादा गरिष्ठ या भारी भोजन करने का नियम नहीं है, जबकि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वो ये चीज़ों को नहीं बताता। वो ये कहता है कि रोटी है मतलब आटा है, गेहूं है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फलानी चीज़ है केला है, केला मतलब उसमें कैल्शियम है और ये आपकी बोन्स के लिए। लेकिन वो उसका जो ऋतु आहार और दिन के अनुसार जो आहार करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें बताने में असमर्थ है। अगर दही को आप सुबह के समय खाएंगे तो बहुत अच्छा है, शाम के समय खा लिया तो वही आपके कहीं ना कहीं आपकी जो ठंड है वो ठंड बढ़ाता चला जाएगा, आपको जुकाम होगा। आपको इसी तरह से लस्सी, दिन उगते उगते आप लस्सी का सेवन करें, छाछ या मट्ठा, ठीक है, जो एक नियम भी है कि निशांते च पिबेत तवारी, दिनांते च पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैदस्य की प्रयोजनम। मतलब निशा का अंत, रात्रि का अंत होने पर आप गुनगुने पानी का सेवन करें सुबह सुबह भोरे भोर। दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिन का अंत होने पर आपको दूध का सेवन बताया गया है। मतलब सोने से पहले 1-2 गिलास आप नुआया गर्म दूध लें, ठीक है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन का अंत होने पर तक्कर का सेवन करें। तक्कर मतलब छाछ। भोजन जब कभी भी लेते हैं अंत में छाछ पिए आप, आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त रहेगा। वैदस्य की प्रयोजनम, जिसने ये नियम अगर फॉलो कर लिए तो वहाँ पर वैद का प्रवेश नहीं होता। वैद मतलब डॉक्टर आता ही नहीं, बीमारी आप होते ही नहीं। लेकिन वो नियम जो है वो आज हमारे युवाओं को पता नहीं है। तो आयुर्वेद एक आयु का वेद है, मतलब एक आपकी उम्र बढ़ाने का एक अच्छा खासा विज्ञान है। ये विज्ञान कुछ नहीं है, किसी धर्म विशेष से ये संबंधित नहीं है। आपने अपने शरीर को समय दिया और उसकी प्रतिक्रियाओं को आपने नोटिस किया और उसी को आप आयुर्वेद में लिखते चले गए कि मैंने 9 बजे सूरज उगने के 2 घंटे के अंदर अंदर जिस दिन भोजन किया उस दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मैंने उस समय को निकाल दिया, सुबह का भोजन ही अगर मैं 1 बजे कर रहा हूँ, मेरे शरीर में उस दिन गैस बनी फला, तो आपने आयुर्वेद में या चरक संहिता में उस चीज़ को लिख दिया कि सूर्योदय होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको भोजन ग्रहण करना है और जितना गरिष्ठ आप कर सकते हैं, जितना आप भारी भोजन कर सकते हैं सुबह का करें। फिर आपने रात्रि को देखा कि रात्रि 9-10 बजे के आसपास मैंने हैवी भोजन लिया, लेकिन पूरी रात उसमें मेरी बेचैनी में निकली और सुबह मोशन जाने में मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उस आयुर्वेद ने उस चीज़ को लिख दिया कि रात्रि होने के बाद ज़्यादा भारी भोजन वर्जित है, हल्का भोजन करें और सूर्य अस्त होने तक, मतलब 6, 6:30, 7 बजे तक अंत आप अपना भोजन कर लें, आपके समस्या ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जठराग्नि है ये पचाने का काम करती है और पेट सड़ाने का भी काम करता है। जठराग्नि अगर भड़की हुई है उस समय अगर आप उसको पोषण देंगे, खाना देंगे अर्थात, तो वो आपकी खून मांस मज्जा में परिवर्तित होगा, मतलब आपको मजबूत करेगा। लेकिन अगर आपने वो जठराग्नि बुझने के बाद बहुत सारा खाना, तो वो अंदर जा कर के सड़ेगा तो फिर वो बैड कोलेस्ट्रॉल और आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज और आपके शुगर, आपके डायबिटीज़, वो सारी चीज़। तो दिनचर्या का महत्व जो समझ गए, इसीलिए कहा गया है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी। नौकरी ना करी जे करी ते तनखा, मतलब नौकरी को कहा गया है अगर उसको ना करें तो ठीक है, और अगर करते हैं तो आपके तन को खा करके वो तनख्वाह देती है। तो यही कहा गया है, क्योंकि खेती जब आदमी करता है तो उसके पास प्रकृति के हिसाब से जीवन जीने का एक पूरा समय है। सुबह उठेगा भोरे भोर उठेगा तो उसको 7, 8, 9 बजे तक भोजन भी लगेगा, वो भोजन भी ग्रहण करेगा। और फिर क्या है कि जब आदमी सुबह का उठा हुआ है तो रात्रि को सोएगा भी जल्दी, और प्रकृति पर्यावरण में रहेगा तो तंदुरुस्त रहेगा। न केवल अपना भरण पोषण करता है अनाज और अन्न उपजा करके, लेकिन हर कीड़ी से लेकर के हर एक चींटी तक, एक चिड़िया तक वो भरण पोषण करता है। क्योंकि अगर खेत में अन्न उपजेगा वो बिखरेगा भी, नीचे बिखरेगा तो उसको कीड़ी ले जाएगी, और थोड़ा वैसे बिखरेगा तो कोई चिड़िया, कोई चींटी, कोई कौवा, कोई इस तरह के भी खाएंगे। तो ये एक इस तरह का परमात्मा का दिया हुआ व्यवसाय है जिसमें न केवल हम अपना भरण पोषण करते हैं लेकिन प्रकृति पर्यावरण का भी भरण पोषण करते हैं। जबकि नौकरी जो है वो कहीं न कहीं चाकरी मतलब आपको कहीं न कहीं किसी की खिदमतखोरी, जी जनाब जी हुजूर, जी जनाब जी हुजूर। और कहा गया है कि हाजी की नौकरी नाजी का घर, मतलब आप हाजी अगर वो उसकी करते रहेंगे तो तब तक आपकी नौकरी सुचारू चलेगी। नाजी का घर, जिस टाइम आप ये कहेंगे ना ये काम करना उचित नहीं, गलत है, उस दिन आपको घर दिखा दिया जाएगा।
या तो आप सस्पेंड होंगे या आप टर्मिनेट होंगे, और प्राइवेट में होंगे तो आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं आज हमारे युवाओं को थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से, चंद बातों के माध्यम से फिर मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि भारत जो भूमि है ये कृषि और ऋषि परंपरा इसमें सर्वोपरि रही है। तो इस परंपरा को कहीं ना कहीं धूमिल न होने दें, और जो ऑलरेडी अच्छी प्रतिष्ठित नौकरियों पर हैं या जो कर रहे हैं उनसे भी हॉबी के तौर पर आप खेती से ज़रूर जुड़ें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप अपने जीवन को ज़्यादा स्वास्थ्य और ज़्यादा मूल्यवान बना पाएंगे, मतलब उस जीवन जीने का कोई अर्थ होगा। अन्यथा क्या पता कितने ही उन शमशान घाटों में और मुर्दाघरों में दबे पड़े हैं जो पैसे कमा करके गए और यहीं धूमिल हो गए। तो थैंक यू, धन्यवाद।